हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो देवनागरी लिपि के ऊपर है। इसको दो पार्ट्स में मैं बना रही हूँ। आज इसका पार्ट 1 में डालूंगी, जिसमें कि मैं देवनागरी लिपि के बारे में और उसके विकास के बारे में, उसके नाम के बारे में बात करूंगी। और दूसरी वाली वीडियो में जो इसके और पार्ट्स है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। फ्रेंड्स, तो जानकारी देने से पहले जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं देवनागरी लिपि। फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि देवनागरी लिपि को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि भाषा क्या है। भाषा की उत्पत्ति की हम बात करें तो भाषा संस्कृत की भाष धातु से ही निर्मित हुआ है, यानी निकला है भाष धातु से, और जिसका अर्थ होता है बोलना या प्रकट करना। अर्थात भाषा का अर्थ हो गया अभिव्यक्ति का माध्यम, यानी अपनी बात को कहने का माध्यम। और भाषा जो है मूल रूप से मौखिक थी। जिस समय लिपि का विकास नहीं हुआ था उस समय की बात कर रही हूं। भाषा मूल रूप से मौखिक थी। फिर जो विद्वान थे प्राचीन, उन्हें ऐसी आवश्यकता लगी कि जो भाषा हम बोल रहे हैं या जो हम बात कर रहे हैं उसको हम लिपिबद्ध करें या उसे हमें लिखना चाहिए। फिर उन्होंने लिपि की ओर अपना ध्यान जो है वो लगाया कि किस तरीके से हम अपनी बात को लिपिबद्ध करें, लिखें। तो उसके लिए उन्होंने लिपि की खोज करी। अब हम देखेंगे कि लिपि क्या है। तो फ्रेंड्स, लिपि हर किसी भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो उनके लिए कुछ चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, वो चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। अब अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग लिपियां होती हैं। अगर मैं बात करूं उर्दू और फारसी की, तो उसकी लिपि हो जाएगी हमारी उर्दू, और अरबी की तो उर्दू और अरबी की हमारी लिपि हो जाएगी फारसी, और पंजाबी की हो जाएगी गुरमुखी, और अंग्रेजी की हो जाएगी रोमन, और हिंदी, नेपाली और संस्कृत की जो हमारी लिपि हो जाएगी वो हो जाएगी देवनागरी। तो इस तरीके से जो है लिपि जो है हर भाषा की अलग अलग होती है। फिर है देवनागरी का नामकरण कैसे हुआ, ये विवाद का प्रश्न है फ्रेंड्स। सबने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया। कुछ जो खास बहुत महत्वपूर्ण है उनको मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे पहला मैंने लिखा है, क्योंकि गुजरात के नागर नामक एक जगह में ब्राह्मणों द्वारा ये बोली जाती थी तो इसे नागरी कहा गया। नंबर दूसरा मैंने लिखा है, इसका संबंध नगरों से होने के कारण इसे नागरी कहा गया। तीसरा मैंने लिखा है इसमें, क्योंकि यह उत्तर भारतीय क्षेत्र में बोली जाती थी, और जो उत्तर भारतीय क्षेत्र है उसे देवनगरी या देवलोक भी कहा जाता है। जैसे हम लोग उत्तराखंड की बात करें, उत्तरांचल की बात करें तो देवनगरी ही उसे हम बोलते हैं, तो उसके नाम पे पड़ा। लेकिन फ्रेंड्स, ये विवाद का प्रश्न है, उसको याद रखिएगा। ये मैंने मेन पॉइंट लिखे थे जो अक्सर हम जब इसके प्रश्न को ढूंढते हैं तो हमें ये तीन ही कारण समझ में आते हैं कि इस कारण ये जो है देवनागरी नाम से प्रचलित हुई। तीन मुख्य कारण है इसके। अब हम लोग जानेंगे देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ। वैसे तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि एकदम या अचानक से ब्राह्मी से देवनागरी का विकास हो गया। ये धीरे धीरे हुआ। और शुरू में अगर हम देखें तो तीन लिपियां हमारे सामने आई थी। पहली थी सिंधु, दूसरी थी खरोष्टी, तीसरी थी ब्राह्मी। अब क्योंकि हमें खरोष्टी की बात नहीं करनी है और सिंधु की बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है देवनागरी की। और देवनागरी उपजी थी ब्राह्मी लिपि से, तो हम बात करेंगे ब्राह्मी लिपि की। तो फ्रेंड्स, 250 ईसा पूर्व ब्राह्मी लिपि जो है वो हमारे संज्ञान में आई। और ये जो ब्राह्मी लिपि है उत्तर भारतीय क्षेत्र और दक्षिण भारतीय क्षेत्रों तक फैली हुई थी। मतलब वहां के लोग इसका यूज करते थे या इसको बोलते थे, या ये कह लीजिए कि उस समय के जो आर्य लोग थे उन लोगों की मुख्य भाषा ब्राह्मी थी। फिर धीरे धीरे 5वीं शताब्दी तक आते आते जो हमारी ब्राह्मी लिपि थी उसने गुप्त लिपि का रूप धारण कर लिया।
अर्थात वो गुप्त लिपि के रूप में विकसित हुई। अब ये गुप्त लिपि पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कहने का तात्पर्य है कि जो गुप्त साम्राज्य जहां जहां तक फैला था वहां वहां ये लिपि जो है विकसित होती चली गई। कालांतर में जब समय और आगे बढ़ता चला गया तो फ्रेंड्स 6ठी से 9वीं शताब्दी में जो हमारी गुप्त लिपि थी उस लिपि ने कुटिल लिपि का रूप ले लिया। अब जो लोग गुप्त लिपि बोलते थे, मतलब उसका यूज करते थे या उसे बहुतायत अपनी जो उनकी भाषा थी भाषा के रूप में अपनाया हुआ था उन्होंने, उसकी जगह जो स्थान लिया वो लिया कुटिल लिपि ने। और कुटिल लिपि के बाद में लगभग 10वीं से 11वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि का जो है विकास वो हुआ कुटिल लिपि से। तो अब हम इस पूरे अगर हम इस क्रम को देखें विकास के तो हमें एक ही चीज समझ में आती है कि जो देवनागरी लिपि है उसका विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। क्योंकि ब्राह्मी लिपि जैसे मैंने बताया कि एकदम से विकास नहीं हो गया था, धीरे धीरे हुआ। ब्राह्मी से आई वो गुप्त लिपि में, उसके बाद आई वो कुटिल लिपि में, उसके बाद वो आई जो है देवनागरी लिपि में। इस तरह धीरे धीरे इसका विकास हुआ। फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आने वाले टीजीटी का एग्जाम में ये टॉपिक के सिलेबस का ही आपका एक हिस्सा है। तो कुछ चीजें मैंने लिखी है वो भी आपको जाननी जरूरी है। देखिए, देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ था, ये प्रश्न आपका आ सकता है। तो देवनागरी लिपि का मानकीकरण 10वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य हुआ था और जिससे यह एक अखिल भारतीय लिपि के रूप में विकसित हुई। अगर ये एग्जाम में आपके प्रश्न आ जाएगा, अगर क्या फ्रेंड्स अक्सर ये प्रश्न आता ही आता है और बच्चे बड़े जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ये याद रखिएगा 10वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य जो है इसको एक अखिल भारतीय लिपि के रूप में इसका विकास हुआ था। फिर है सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहाँ मिला था, ये प्रश्न भी अक्सर आ जाता है देवनागरी के बारे में। तो देवनागरी का सर्वप्रथम जो विकास या जो इसका हमें सबसे पहले प्रयोग हुआ था या इसे देखा गया था कि कहाँ हमें दिखी थी, तो ये हमें गुजरात नरेश मतलब गुजरात के एक राजा थे, राजा जयभट्ट, उनके शिलालेखों में सर्वप्रथम हमें देवनागरी लिपि को देखने को मिला था। फ्रेंड्स देवनागरी लिपि के बारे में ये तो मैंने एक छोटा सा पार्ट आज बनाया। इसके जो 2-3 पार्ट और है उनको मैं अगली वाली वीडियो में कवर करने वाली हूँ। इस वाली वीडियो में फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आपके प्रश्न आपको समाधान ना मिले। बहुत से प्रश्न जो आपके मन में चल रहे थे, आई होप कि वो आपके इस वीडियो को देख करके क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट कीजिएगा, क्योंकि उसमें भी ऐसी ही और इससे भी अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी। तो फ्रेंड्स आप कीजिए वीडियो एंजॉय, मैं चलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।